राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे यूरोप के अंदर पहले किस तरीके से केवल जो अम्पायर्स थे उनका रूल हुआ करता था। डायनेस्टीज़, किंगडम्स, यही सब रूल किया करते थे एक समय में। उसके बाद धीरे धीरे इन अम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन होता चला गया और नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गए, जैसे हमको आज देखने में मिलते हैं, जैसे इटली, जर्मनी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जर्मन अम्पायर, इटली भी बहुत सारे अम्पायर में टूटा हुआ था। जर्मन भी बहुत सारे छोटे छोटे अम्पायर्स में डिवाइडेड था। तो किस तरीके से धीरे धीरे इन सब का यूनिफिकेशन हुआ, नेशन स्टेट्स का किस तरीके से बने नेशन स्टेट्स, उस चीज़ के बारे में ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसमें एक पेंटिंग दी गई है। ये जो पेंटिंग है वो फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई थी 1848 में। और इस पेंटिंग में बेसिकली यही दिखाया गया है कि किस तरीके से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के जो रिमेन्स हैं वो ज़मीन में दिखाई दे रहे, ज़मीन में पड़े हुए हैं, यानी कि वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एब्सोल्यूट नेशन जो है और जो मोनार्की है वो भी ख़त्म हो चुकी है। सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट फ्लैग हैं, नेशन स्टेट्स बन चुके हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज पे करने के लिए जा रहे हैं। एक लाइन से यहाँ पे सबको दिखाया गया है। उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक टॉर्च है जो एनलाइटमेंट को दिखाता है और एक चार्टर है जिसमें बहुत सारे राइट ये सब लिखे हुए हैं। तो पिछले साल से और इस बार भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पिक्चर भी आती है कई बार एग्ज़ाम्स में और इस पिक्चर में यही मेनली है कि इसको फ्रेडरिक सूरियो ने बनाया है और इसमें एक तरीके से एक यूटोपियन विज़न दिखाया गया है उस समय। यूटोपियन विज़न का मतलब ये होता है कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, लेकिन उस समय जिस समय ये सोचा गया था उस समय ये पॉसिबल नहीं था। उस समय ये सोचना कि नेशन स्टेट्स होंगे, राजा नहीं होंगे, मोनार्की नहीं होगी, ये काफ़ी सुपरफिशियल था एक तरीके से। लेकिन पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ एक एक करके। तो यही इस पूरे चैप्टर की कहानी है, इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें ये यहीं पेंटिंग से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये हमें वहीं बताया गया है कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़ shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it। वही जो मैंने आपको बताया कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज पे करने के लिए जा रहे थे। उसके पास एक हाथ में टॉर्च थी, एक हाथ में राइट्स ऑफ मेन थे, इसको चार्टर भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। ये एमसीक्यू में बन के आ सकता है, वन मार्कर में भी बन के आ सकता है। उसके बाद ये जो हमें जो नीचे जो सिंबल्स दिख रहे हैं वो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के सिंबल हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिस पे कोई चेक ना हो, ऑटोक्रेटिक हो। जैसे हमारी मोनार्की होती है, उन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का बंधन नहीं होता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके हिसाब से लॉ बनता है, उनके हिसाब से ही वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक तरीके का एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के जो रिमेन्स हैं वो शैटर्ड पड़े हुए हैं ग्राउंड में। ये दर्शाता है कि मोनार्की ख़त्म हो चुकी है और नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन होने लगी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूटोपियन का विज़न का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा विज़न जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। जिस समय ये पेंटिंग बनाई गई थी उस समय ये सोचना कि नेशन स्टेट बन चुकी होंगे वो काफ़ी इमेजिनरी और सुपरफिशियल था।
तो ये यूटोपियन विजन का मतलब है। इस यूटोपियन विजन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार वर्ड्स को चेंज करके, थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स का प्रयोग करके क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है। इस वजह से कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक एक वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इस यूटोपियन विजन में पहला पॉइंट है कि द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। वही मैंने बात की, नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होने लगा था, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। आप इस फोटो में देखेंगे, ये सबका एक नेशनल फ्लैग है, एक कॉस्ट्यूम है। और लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। यानी कि ये जो दो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट वन मार्कर बनता है। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। अब आप देखेंगे जो फिगर को कि वहाँ पे फ्रांस जो है वो काफ़ी पास खड़ा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, और वो जस्ट पहुँचा है यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रांस का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है यूरोपियन हिस्ट्री में। फ्रांस ने ही बहुत सारे रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया है, और फ्रांस में ही पहली बार अगर क्रांति हुई थी तो वो फ्रांसी में हुई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुई, क्या वजह रही उसकी, और उसने क्या इनिशिएट किया यूरोप के अंदर। उसके बाद एक दो पॉइंट दिए हुए हैं कुछ वन मार्कर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से वन मार्कर बनता है। यहाँ से एज सच बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता 5 नंबर का या 3 नंबर का। 3 नंबर का आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस वन मार्कर के ही रहते हैं, MCQ के ही रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये जर्मनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद जर्मन पीपल के बाद ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम द हेवंस, यानी कि एक तरीके से स्वर्ग में क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल गेज कर रहे हैं, यानी कि अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक तरीके की ये दिखाता है कि जो भगवान भी हैं वो भी चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हो। नेशन स्टेट्स बिल्कुल सही हैं, और ये फ्रेटर्निटी को भी दर्शाता है। फ्रेटर्निटी मतलब आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारे को दर्शाता है आपस के देशों में, जो यूरोप के अंदर अभी अभी नेशन स्टेट्स बने हैं या बनने वाले हैं आगे जाके टाइम में। तो अब यहाँ से हमारा इस स्लाइड से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हमें इस चैप्टर की थीम समझना है, ये कैसे मोनार्की ख़त्म होती है और कैसे नेशन स्टेट्स बनते हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं। वो पूरी जर्नी आपको इस चैप्टर में बताई गई है। डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उसकी थीम को समझें, किस बारे में है वो समझें, फिर आप उस थीम से कनेक्ट करते करते सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे। तो मेन थीम यही है, किस तरीके से मोनार्की हटी, कैसे हटी, क्या फैक्टर्स रहे, और नेशन स्टेट्स कैसे बना, किस फैक्टर ने इसको इन्फ्लुएंस किया नेशन स्टेट्स को बनने के। और ये चैप्टर ना दो तरीके से चलता है। एक तो होते हैं इवेंट्स जो नेशन स्टेट्स बनने को इनिशिएट करते हैं, और एक होता है उस इवेंट के पीछे का आइडिया, सोच, उस समय के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, क्योंकि इवेंचुअली जो रेवोल्यूशन होता है वो लोग ही करते हैं। तो लोगों का क्या आइडियोलॉजी थी, क्या आइडियाज़ थे, क्या सोच थी, वो भी इस चैप्टर में साथ साथ में चलता रहता है। तो मैं आपको कहानी अलग तरीके से बताऊंगा और उस सोच को, उस आइडिया को अलग तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो दोनों अलग अलग एक पैरेलल वे में इस चैप्टर में चलता रहता है। तो आपने थीम समझ ली। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है ब्रॉथ अबाउट स्वीपिंग अप द चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। वही मैंने बात की थी कि पहले केवल डायनेस्टीज़ थी, किंगडम्स थे, नेशन स्टेट्स नहीं थी। फिर कैसे कैसे वो बनी उस हिसाब से दिया गया है।
इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, ये भी मैंने आपको बता दिया, पहले बता चुका हूँ। अब किस तरीके से मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट बनता है, इसकी कहानी दी गई है। और जो नेशन स्टेट और कॉमन मॉडर्न स्टेट में एक अंतर होता है कि नेशन स्टेट में लोगों के बीच एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट होता है। जो नेशन स्टेट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं कि एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी रहती है, एक सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री रहता है, जो मॉडर्न स्टेट में उतना नहीं होता है। और ये जो चीज़ है, कॉमन आइडेंटिटी बनाना, शेयर्ड हिस्ट्री बनाना, सेंस ऑफ कॉमनैलिटी को डेवलप करना, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए, बहुत सारे लोग आए। ये भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप थीम समझते रहिए कि क्या क्या है इस चैप्टर में। एक तो बेसिक थीम हो गया, फिर एक इवेंट्स और एक आइडियोलॉजी का पैरेलल वे में चलना, और ये तीसरा ये भी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इस पे बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मैंने वहीं बोला, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमनैलिटी, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, कॉमननेस लोगों के अंदर फोर्ज की जाती है, और वो उसके बहुत सारे वेज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और हिस्ट्री जो होती है पैटर्न में चलती है। आज यहाँ पे यूरोप में सेंस ऑफ कॉमनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे बाय डिफरेंट पीपल्स। और आप सेम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी शेयर्ड कल्चर को बनाने के लिए, सेंस ऑफ कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, जो कि सिमिलर होंगे, ओवरलैप ही करेंगे जो आप अभी यूरोप में पढ़ेंगे। खाली नाम चेंज हो जाएंगे, बुक्स का नाम चेंज हो जाएगा, लोगों का नाम चेंज हो जाएगा, तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मूल जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहीं रहेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर की थीम यही है कि द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। किस तरीके से नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी की वजह से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये आपको बताया गया है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, उसमें भी यही बताया जाएगा कि कैसे सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप किया गया। उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो पहला टॉपिक होगा वो आपका इवेंट होगा। फिर ये जो चीज़ें हैं, द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, यहाँ पे आपको सामाजिक स्थिति बताई जाएगी कि लोग कैसे थे, किस किस तरीके के लोग थे, क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन था, उस बारे में। उसके बाद व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये तो एक परफेक्ट कट टू कट आइडियोलॉजी है, यानी कि ये पैरेलल वे में एक आइडियोलॉजी चल रही है। उसके बाद फिर आपका इवेंट आ गया कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। उसके बाद द रेवोल्यूशनरीज, इसमें आप कुछ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी एक तरीके का इवेंट ही हो गया। उसके बाद आपका इवेंट ही इवेंट है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन नाम ही है इसका, 1830 से 1848 तक। उसमें पूरा रेवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा आपको, लेकिन बीच में एक टॉपिक दिया गया है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये टॉपिकली बेसिकली उसी पे बेस्ड है कि किस तरीके से सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप की जाती है लोगों के बीच में। हंगर हार्डशिप की वजह से किस तरीके से रिवॉल्ट होता है, कौन सा होता है। 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ रिबल्स क्या था। उसके बाद जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन, ये 3 यूनिफिकेशन है इस चैप्टर में। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर एग्ज़ाम में इस 3 से कोई ना कोई एक यूनिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा। वर्ड्स चेंज करके आ जाएगा, भारी भरकम वर्ड्स दे देगा, लेकिन पूछा वहीं गया होगा। इन 3 यूनिफिकेशन में से कोई एक यूनिफिकेशन पक्का आपको स्कूल के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। मैंने भी अभी अभी बोर्ड दिया है, उसमें भी आया था। हर सेट में एक एक यूनिफिकेशन तो आया ही था, वर्ड्स चेंज करके आया था, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार 50% है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से घबराने की बात नहीं है। सिलेबस तो वहीं रहता है, वहीं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन के वर्ड्स से घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, आपको अच्छी सी चीज़ें याद होंगी, आपने एक एक वर्ड को समझा होगा, एक एक वर्ड को पकड़ा होगा ना,
कॉन्सेप्ट को समझा होगा, थीम को समझा होगा, तो आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर पाओगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कि वो कहाँ से आया है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको याद तो है ही, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन है, ये भी एक तरीके से सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करने के लिए एक टॉपिक है। किस तरीके से नेशन की एलिगरी बनाई गई थी, ये भी हम पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इसमें दो आइडियोलॉजी के बारे में बात की गई है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। और तो और यहाँ पे एक बाल्कन रीजन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी हमें बताया गया है। तो इसके बारे में है पूरा चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर। तो अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।